नाजरीन आदाब। उर्दू लेक्चर सीरीज़ में आपका खैर मक़दम है। आज का मौजू है लोक कहानी, तारीख़ व तफ़हीम और अक़साम। आइए सबसे पहले समझते हैं कि लोक कहानी से मुराद क्या है। लोक कहानी को अवामी कहानी, हिकाई कहानी, लोक कथा या लोक दास्तानी भी कहा जाता है। लोक कहानियाँ अदबी कहानी से मुख्तलिफ होती हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि लोक कहानी ज़बानी तौर पर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती है, जबकि अदबी कहानी तहरीरी शक्ल में हमारे सामने आती है। लोक कहानियाँ ख़ुसूसी तौर पे देही ज़िंदगी से मखसूस और मंसूब भी हैं, जबकि अदबी कहानियों में हर तरह के मज़ामीन, चाहे वो देही हों या शहरी हों, उनमें शामिल होते हैं। आइए देखते हैं कि लोक कहानी की इब्तिदा कब से मानी जाती है। कहा जाता है कि तहरीर की ईजाद से क़ब्ल ही लोक कहानी की इब्तिदा हो चुकी थी। सबसे पहले इसकी सूरत वाक़यात बयानी की थी, फिर क़िस्सा गोई में तब्दील हुई और फिर उसके बाद दास्तान गोई के तौर पे राइज हुई। कहानी सुनना और सुनाना इंसानी ज़िंदगी का एक महबूब मशगला होता है। इससे क्या मुराद है? इस मुराद ये है कि शुरू से ही इंसानी ज़िंदगी में क़िस्सा सुनना और सुनाना एक अहमियत का हामिल या बाइस रहा है। लोक कहानी असलाफ़ या अजदाद के ज़रिए नई नस्ल तक पहुँचने वाली दास्तानें होती हैं। यह हकीकत है कि जो लोक कहानियाँ हैं हम तक कैसे पहुँची। हमारे असलाफ़ और अजदाद हैं जिन्होंने इन कहानियों को नई नस्ल तक किसी न किसी तरह से मुंतकिल किया। कहा जाता है कि हर ज़बान में लोक कहानियों का एक बड़ा सरमाया मौजूद है। यह हकीकत है। आप गौर करें तो दुनिया की किसी भी ज़बान में आप देखें तो उसमें लोक कहानियों का एक बड़ा ज़ख़ीरा आपको नज़र आएगा। दूसरी तरफ हिंदुस्तान को लोक कथाओं का खालिक भी कहा जाता है। ये वाकई बहुत दिलचस्प बात है कि जो हिंदुस्तान है, इसकी जो मिट्टी है, ये जो सरज़मीन है, यहाँ पे देवी देवताओं का वास रहा है, ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे लोक कथाएँ बहुत ज़्यादा मकबूल रही हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को लोक कथाओं का खालिक के तौर पे देखा जाता है। इसके अलावा लोक कहानियाँ दुनिया के तमाम मजहबी सहीफ़ों और क़दीम किताबों में भी भरी पड़ी हैं। इससे आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोक कहानियों का ताल्लुक़ मज़हब से भी है, जिसका ज़िक्र आगे तफसील से आएगा। लोक कहानियों की जो इब्तिदा है तहरीरी शक्ल में अगर हम देखें तो ऋग्वेद से मानी जाती है। ऋग्वेद का ज़माना 1500 क़ब्ल मसीह से 1000 क़ब्ल मसीह तक माना जाता है। उस ज़माने में लोक कहानियों के जो आसार और नमूने थे ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। वेदों के अलावा उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, बृहद कथा, माधव नल कथा, जातक कथाएँ, कथा बैताल, नचिकेता वगैरह में हिंदुस्तानी लोक कहानियों की झलक मौजूद है। आइए देखते हैं कि लोक कहानियों के तश्कीली अज्जा या अनासिर क्या हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे माफ़ौक़ुल फ़ितरत की। ये बहुत ही अहम जुज़ है लोक कहानी के तश्कीली अज्जा में। दरअसल माफ़ौक़ुल फ़ितरत का जो माना है फ़ितरी क़ुव्वतों से बालातर, यानी जो इंसान की क़ुव्वत है, जो फ़ितरी क़ुव्वत है, उससे बालातर ग़ैबी क़ुव्वत रखने वाला है फ़र्द या शख्स या इंसान, जो भी मोजज़ा, करिश्मा या गैर मामूली बात हो। ऐसी कहानियों में आम तौर पर जो किरदार होते हैं वो इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं रखते, जैसे कि देव, जिन, परी वगैरह। अगर इंसानी किरदार उसमें होते भी हैं तो उनके अंदर मोजज़ा और करिश्मे की क़ुव्वत ज़रूर होती है, जैसे जादूगर, पीर, फ़कीर, ऋषि मुनि, जोगी, बैताल, नजूमी, ज्योतिष वगैरह। इसके अलावा देवमाला,
देवमाला किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। दरअसल देवमालाई जो कहानियाँ होती हैं उनमें देवियों और देवताओं के किस्से होते हैं। इनमें कदीम हिंदू मज़हब की रिवायत, मुआशरत, तारीख़ और रसूम की तर्जुमानी होती है। इस तरह की कहानियों को देवमालाई कहानी कहते हैं। इनके अलावा लोक कहानियों का जो ताल्लुक़ है मज़हब और तारीख़ से भी बहुत गहरा है। हम सभी जानते हैं कि मज़हब एक अहम और कलीदी किरदार होता है इंसानी समाज में। ऐसी कहानियाँ जिनमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और तारीख़ से वाबस्ता एतक़ाद और वाक़यात की तर्जुमानी होती हैं, उनमें मज़हबी व तारीख़ी जो हीरोज़ हैं, जो अज़ीम शख्सियात हैं, उनको मरकज़ियत दी जाती है, उनको अहमियत दी जाती है। इसके अलावा लोक कहानियों का ताल्लुक़ इलाक़ा, कबीला और कौम से बहुत गहरा होता है। आप किसी भी कहानी को आप उठाकर देखें, पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें किसी कौम, कबीला या इलाक़े की इज्तमाई ज़िंदगी, समाजी रस्म व रिवाज और तहज़ीबी और सक़ाफ़ती अक़दार की तर्जुमानी की गई होगी। इसके अलावा आइए बात करते हैं कि लोक कहानियों में तसव्वुराती या परिस्तानी दुनिया आबाद होती है। इससे क्या मुराद है? उनमें जो कहानियाँ पेश की जाती हैं, एक ख़याली दुनिया जिसे तसव्वुराती भी दुनिया कहते हैं, परिस्तानी भी दुनिया कहते हैं। उसमें परियों की कहानी होती है, जिन की कहानी होती है, देवों की कहानी होती है। लेकिन साथ ही ये बताना ज़रूरी है कि इनका ताल्लुक़ हकीकी दुनिया से लाज़मी है। लाज़मी इसलिए है कि लोक का ताल्लुक़ देही समाज से है, हकीकी दुनिया से है। लेकिन चूँकि इनकी मान्यताओं में परिस्तानी दुनिया भी है, ख़याली दुनिया भी है, देव जिन भी हैं, इसलिए उनका ज़िक्र लाज़िम और मलज़ूम हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि लोक कहानियों का प्लॉट क्या है। आम तौर पे जो अदबी कहानी होती है उसका प्लॉट के मुकाबले ये बहुत ही सादा होता है, सीधा होता है और इसमें किसी बात को बरह रास्त कही जाती है, इसमें पेचीदगी से गुरेज़ किया जाता है और इसमें कहानीपन तो होता ही है। तजस्सुस भी, तसद्दुम भी, नुक्ते उरूज भी और अंजाम से भी काम लिया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं आप देखेंगे कि जो कहानी का जो पैगाम है, मैसेज है, वो बहुत ही अहम होता है और उसको किसी तरह से पहुंचाने के लिए कहानी का ताना बाना तैयार किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि लोक कहानियों के जो किरदार हैं वो किस तरह के किरदार होते हैं। इनके कहानी के किरदार में शामिल हैं देवमालाई किरदार। इसकी वजाहत पहले हो चुकी है, जिसमें देवी देवता होते हैं। माफ़ूकुल फ़ितरी किरदार, जिसमें जिन देव परी शामिल हैं। जानदार किरदार में इंसान भी हैं और हैवान भी हैं, हैवानात भी हैं। हैवानात में चरिंद परिंद भी हैं। इनके अलावा पेड़ पौधे, झील, झरने, पहाड़ वगैरह भी कभी कभी किरदार की शक्ल में सामने आते हैं। लोक कहानियों की ज़बान कैसी होती है? लोक कहानियों की ज़बान जो है वो बराह रास्त, गैर पेचीदा, नहायत सादा और सलीस होती है। इसमें तसन्नो, बनावट, मुबालगा से काम नहीं लिया जाता, बल्कि सादगी से बात को पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लोक कहानी की जो दस्तयाबी है उसके वसाइल क्या हैं, यानी वो कहानियाँ हम तक पहुंचती किस तरह से हैं। तो सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करना चाहूँगा घरेलू औरतों का, जिनमें आमतौर पे दादी अम्मा या नानी अम्मा, जिनकी कहानियाँ मशहूर हैं, जिनके ज़रिए कहानियाँ हम तक पहुँचती हैं। दूसरा ज़रिया है क़स्सा गो या कहानी गो, जो चौपालों में लोगों के मजमे में कहानी सुनाया करते हैं और इस तरह से हम तक कहानियाँ पहुँचती हैं। एक रिवायत ये रही है। एक रिवायत है मेले ठेले, उर्स, बाज़ार, चौक में भी किस्सा गोई की रिवायत रही है। ये भी एक ज़रिया है कहानी को हम तक पहुँचने का। इनके अलावा जब दौरे बादशाहत था, उस वक्त उमरा, रऊसा के यहाँ भी किस्से सुनाए जाते थे। बादशाहों नवाबों के दरबारों में भी दास्तान गोई होती थी। तो ये भी एक रिवायत रही है जो हम तक कहानियाँ पहुँचती रही हैं। इनके अलावा जो मजहबी सहीफ़े हैं उनमें भी क़िस्से और हिकायतें दर्ज हैं। ये भी एक
ذریعہ ہے ہم تک کہانیوں کے پہنچنے کا۔ آخر میں اشاعتی شکل۔ اشاعتی شکل کا مطلب یہ کہ جو لوک کہانیاں ہیں بہت سے لوگوں نے اسے جمع کر کے کتابی شکل میں ہم تک پہنچانے کا کام کیا ہے، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے لوک کہانیوں کا ہم تک پہنچنے کا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ لوک کہانیوں کی اقسام کیا ہے۔ ان میں تفریحی، اخلاقی، مذہبی، تاریخی، تہذیبی، سماجی، تمثیلی، عشقیہ، پریوں اور بچوں کی کہانیاں شامل ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ لوک کہانیوں کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ کیا ہیں، کن چیزوں کے لیے یہ کہانیاں لکھی اور کہی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ذکر آتا ہے تفریح و تفنن کا۔ یقیناً لوک کہانی ایک تفریح کا اہم ذریعہ ہے، تفریح کے لیے یہ کہانی لکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم و تربیت کا بھی اس سے کام لیا جاتا ہے، اخلاقی درس، کردار سازی، نصیحت اور اصلاح کا بھی کام کیا جاتا ہے ان کہانیوں کے ذریعے۔ یہ اہم بات ہے لوک کہانی کے تعلق سے۔ آخر میں آئیے دیکھتے ہیں کہ اردو میں جو مشہور لوک کہانیاں ہیں جن کا ذکر اکثر آتا ہے، ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لوک کہانیاں ہوتی ہیں ان کے عنوان یا ان کے موضوعات کیا ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ایک تھی جادوگرنی، لکشمن ریکھا، تخت کے گرد دائرے، ہونہار بروا، ہیرے موتی کا درخت، ایک کوے کا بدلہ، طوطا ہی رامن، آدم خور دیورانی، رتوندھی والا داماد، کاٹھ کا گھوڑا، دیوتا کا دان، 12 سروں والا ناگ، سونے کا بکرا، سنہری مچھلی، لومڑی ہوئی رکھوالن، جادوگر لڑکا، پیارا ہرن، صحرا کا موتی، لکڑہارے کی بہن وغیرہ انتہائی اہمیت رکھتی ہیں۔ ناظرین، ان کہانیوں کے عنوان سے اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طرح کے موضوعات پر کہانیاں ہوتی ہیں، لوک کہانیاں خصوصی طور پہ۔ ناظرین، ابھی آپ لوک کہانی کے متعلق گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو سے آپ نے لوک کہانی کی تعریف و تفہیم اور اقسام کو بخوبی سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔